इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ कि केमिकल्स आपस में कॉम्बाइन कैसे करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा केमिकल रिएक्शंस के अंदर कि जैसे हमारे पास है A प्लस बी गिव राइज टू C। तो A प्लस बी अगर मिलकर के एक नया प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं C, तो इसका मतलब है कि A एक केमिकल है, B एक केमिकल है, दोनों केमिकल आपस में कॉम्बाइन हुए और हमें एक नया केमिकल मिला जिसका नाम है C। तो इसी तरह से बेटा केमिकल्स बनते रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमारा काम क्या है? यही तो हमारा काम है कि केमिकल्स का रिएक्शन स्टडी करना, हाउ केमिकल्स कॉम्बाइन विद ईच अदर। तो केमिकल्स आपस में कॉम्बाइन कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे कुछ नियम हैं कि किस तरह से केमिकल आपस में कॉम्बाइन कर सकते हैं और किस तरह से केमिकल आपस में कॉम्बाइन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, कोई भी केमिकल इन लॉ को ओबे किए बिना कॉम्बाइन नहीं करता है। ठीक है, तो अगर एक चीज से दूसरी चीज जुड़ती है, दूसरी से तीसरी चीज जुड़ती है, तो उनके लिए कुछ लॉज को फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही बेहतरीन लॉ है बेटे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ में क्या कहा गया है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा कि इस लॉ के अंदर हमें कहा क्या गया है। ये लॉ हमें बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, सपोज करो कि मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, इनने मिलकर बनाया P। P इज द न्यू केमिकल फॉर्म जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चे, अगर A है हमारे पास 10 ग्राम और B भी है हमारे पास 10 ग्राम, तो ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है, इसमें किसी की कोई सलाह नहीं ली जाएगी कि अगर रिएक्शन से पहले का वेट, टोटल वेट बिफोर द रिएक्शन अगर 20 है, तो आफ्टर द रिएक्शन भी वो 20 ग्राम ही बनेगा। ना तो वेट का लॉस होगा, ना वेट गेन होगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और अगर वेट गेन भी नहीं हो रहा है, अगर वेट लूज भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का जो मास है वो बेटा बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन there is no change in mass of reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जितना मास था बिफोर द रिएक्शन उतना ही मास रहेगा आफ्टर द रिएक्शन। देखिए बेटा, पहले कितना था 10 ग्राम, यहां पर 10 ग्राम, टोटल कितना हो गया 20, और बाद में भी रहा 20, कोई भी चेंज नहीं आया। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, किसी रिएक्शन के दौरान कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1774 में ये लॉ लेवोइजियर ने 1774 में ये लॉ दिया था, और इसी से एक नई चीज बेटा, नई डेफिनेशन उत्पन्न हो रही है, एक नई चीज हमारे सामने आ रही है। और वो चीज क्या है कि टोटल
मैटर ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि जिस चीज का मास होता है, जिस चीज का बेटा मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। और अगर मास इंक्रीज नहीं हो रहा है, मास डिक्रीज नहीं हो रहा है, मास कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब कि इस यूनिवर्स में जितना मैटर है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ना ये इंक्रीज होगी ना ये डिक्रीज होगी। सो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको समझना बेहद जरूरी होता है। ओके बेटे, ये लॉ को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और ये नीट के अंदर या फिर आपके आईआईटी जेई के एग्ज़ाम के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे हमारी लाइव क्लासेस के अंदर। इन लॉज को बेटा हम डिस्कस करेंगे अपनी लाइव क्लासेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा लॉ। हाँ जी बेटा, दूसरा लॉ, सेकंड लॉ क्या कह रहा है? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ क्या कह रहा है बेटा, समझो ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर कोई सेम सब्सटेंस है, अगर कोई सेम सब्सटेंस है, तो वो जो सेम सब्सटेंस होगा, अगर हम उसे किसी भी जगह से प्राप्त करें, किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, उसके अंदर की जो कॉम्पोजिशन है वो कभी भी वेरी नहीं करेगी, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बेटा वाटर की, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। तो वाटर है जो, ठीक है बेटा, जो वाटर है, वाटर को चाहे मैं इंडिया से लूं, चाहे वो इंडिया का पानी है, चाहे वो पाकिस्तान का पानी हो बेटा, पाकिस्तान का पानी हो, चाहे वो अमेरिका का पानी हो, चाहे मैं वो रेन से प्राप्त करूं, चाहे मैं वो टैप से निकालूं, कोई भी सोर्स हो चाहे वाटर का, ठीक है, वाटर का कोई भी सोर्स हो, अगर वो प्योर है, अगर बेटा वो प्योर है, तो उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी और चीज नहीं आएगी। और इसकी जो रेशियो होगी कंबाइन करने की, सुनो ध्यान से, इसकी जो रेशियो होगी कंबाइन करने की, वो हमेशा 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का ही रहेगा। कभी भी ये H3O नहीं होगा, कभी भी ये H2O5 नहीं होगा, H2O ही रहेगा। 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का ही रहेगा हमेशा, ये गारंटी है बेटा इस चीज की। दूसरी चीज ये है कि इसकी रेशियो बाय मास, जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास होता है 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो अगर मैं 2/16 को कट करूं तो ये बेटा 1:8 बन जाती है। तो ये रेशियो जो है ये फिक्स रहेगी, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है बेटे, ये रेशियो फिक्स रहेगी। ये भी ये लॉ ने हमें बताया, ये लॉ दिया था बेटा प्राउस्ट ने, PROUST, प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था 1799 के अंदर, ठीक है, 1799 के अंदर। तो व्हेन द एलिमेंट्स हैविंग, व्हेन द 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म a chemical compound always contains same elements in same और fixed ratio by mass, ठीक है, ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ये है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है बेटे, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और इस लॉ को समझना बेहद जरूरी है, बिकॉज इस लॉ के भी न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम अपने एप्लीकेशन एरिया में जाके करेंगे, अभी हम अपने एप्लीकेशन एरिया में नहीं पहुंचे हैं, तो फिलहाल हम इसकी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं लॉज की, ये लॉज है क्या, इसके बाद हम इन लॉज की एप्लीकेशन एरिया में जाके इसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटे, हमारा तीसरा लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, सुनिएगा ध्यान से, थर्ड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है बेटे हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।
तो बच्चे जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है ये हमें क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हमें क्या कहता है? तो ये क्या कह रहा है, कहता है कि अगर हमारे पास दो चीजों से मिलकर एक से ज्यादा चीजें बन सकती हैं। सपोज करो मेरे पास आलू है, दूसरा है मेरे पास गोभी। अब मैं आलू और गोभी को मिलाकर क्या बना सकता हूं? मैं आलू और गोभी को मिलाकर आलू गोभी की सब्जी बना सकता हूं। मैं आलू और गोभी को मिलाकर आलू गोभी के पराठे बना सकता हूं। तो मैं आलू और गोभी को मिलाकर एक से ज्यादा चीजें अगर बना सकता हूं, ठीक है, आई कैन प्रिपेयर मोर देन वन डिशेस विथ पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर। तो बेटा अगर मैं आलू और गोभी को मिलाकर एक से ज्यादा चीजें बना सकता हूं तो इसका मतलब है कि उस पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा आइए समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक है कार्बन, ठीक है, कार्बन, और दूसरा है मेरे पास ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके हम एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना सकता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन का वेट बेटा हर कोई जानता है कितना होता है। कार्बन का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो इसमें रेशियो क्या रहेगी 12:16। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो रेशियो क्या रहेगी 12:32। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है हमें? ये लॉ बेटा डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने 1792 में। तो ये लॉ के अनुसार अगर दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं उसमें किसी एक मॉलिक्यूल किसी एक एटम के मास को अगर आप कांस्टेंट रख देते हैं, जैसे कि मैंने कार्बन के मास को फिक्स कर दिया 12 पर, तो दूसरा जो मास होगा कॉम्बाइनिंग एटम का वो या तो सेम रहेगा या सिंपल रेशियो में होगा। जैसे कि ऑक्सीजन की ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशियो है 16 और नीचे है 32। तो अगर मैं इनको कट करता हूं तो मेरे पास 1:2 आती है विच इज सिंपल। तो ये सिंपल रेशियो में आपस में कॉम्बाइन होंगे। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस लॉ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर टेस्ट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। इसके न्यूमेरिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स को छोड़कर नहीं जाना है, ये बहुत ही जरूरी लॉ होता है। तो ये रहे हमारे 3 लॉज। अगला लॉ, नेक्स्ट लॉ है बेटा हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ये लॉ हमें दिया रिचर ने, रिचर इन 1792। 1792 में हमें ये लॉ दिया गया बाय रिचर। और इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास है कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ बेटा रिएक्ट करता है तो कोई ना कोई कंपाउंड बनाएगा, से कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कोई ना कोई कंपाउंड बनाएगा, जैसे कि CH4। और अगर आइए आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे। सपोज कर लीजिए मैंने वाटर को ले लिया। अब देखिए बेटा इसकी जो रेशियो होगी वो होगी 12:32। बाय मास कंबाइन करने की जो रेशियो है, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 32। यहां पर जो रेशियो आएगी दैट विल बी 12:4 और यहां पर जो रेशियो आएगी दैट इज 2:16। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब जब हम एक मास को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरा उसका होल नंबर मल्टीपल होगा, मतलब कि सिंपल रेशियो में वो आएगा।
तो इस चीज़ को कैसे समझना है आइए देखते हैं। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन के मास को मैंने कर दिया फिक्स 12 के ऊपर। अब इसके साथ जुड़ने वाले कंपाउंड जो हैं जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 पार्ट्स जुड़ रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 पार्ट्स जुड़ रहे हैं। अगर मैं इनकी रेशियो को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 8:1, ठीक है, विच इज सिंपल। ये कोई फ्रैक्शन में नहीं आई, ना ही ये पॉइंट में आई है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अगर मैं हाइड्रोजन को कांस्टेंट कर दूं, जैसे कि यहां पर 1:8 और यहां पर बन रही है 3:1, तो मैंने हाइड्रोजन को 1 पर फिक्स कर दिया, तो इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन के जुड़ने की जो रेशियो बन रही है वो बन रही है 3:8, विच इज सिंपल। तो बस यही लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। इट वाज गिवन बाय रिचर इन 1792। तो 1792 के अंदर ये लॉ दिया गया था रिचर के द्वारा, और ये लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लॉ के बिना बेटे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आगे चल के आपको ये लॉ समझ नहीं आता है तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करोगे, ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये लॉ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और बोर्ड एग्ज़ाम्स और नीट के अंदर इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ बेटे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है ये, तो इसको समझना भी ज़रूरी है, इसको समझना भी ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लॉ है गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्या बात है, ये लॉ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो क्या कहता है ये लॉ, गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है? तो बेटा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये क्या कह रहा है, कहता है कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो दे डू सो इन सिंपल रेशियो, ठीक है। जब दो गैसेस आपस में कंबाइन करेंगी तो उनकी जुड़ने की जो रेशियो होगी जो बिल्कुल सेम होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2 प्लस Cl2, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके जब HCl बनाती है तो इसके अंदर कितने मोल्स हैं बेटा, 1 मोल। इसके अंदर कितने मोल हैं, 1 मोल, और ये कितने बन गए, 2 मोल्स। तो बेटा जो रेशियो रहेगी 1:1:2, इट इज सिंपल, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। ये कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, दिस एग्जाम्पल इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे है मेरे पास H2 प्लस 3H2 प्लस N2 गिव राइज टू 2 अमोनिया। तो यहाँ पर हैं 3 मोल्स, यहाँ पर हैं 1 मोल, तो यहाँ पर बन गए 2 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3:1:2 इज द रेशियो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। तो इसलिए ये क्या हो गई, एक सिंपल रेशियो, दिस इज ए सिंपल रेशियो। तो बस यही है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ओके। सो दिस लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये लॉ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ये वाली एग्जांपल है ना 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन वाली, इससे ये क्लियर होता है कि हम मोल्स को ऐड नहीं कर रहे। जैसे कि ऊपर वाली हमने एग्जांपल देखी H2 प्लस Cl2, इसमें 1 + 1 = 2। तो बच्चों को ना ये चीज़ बड़ी दुविधा में रहते हैं बच्चे कि 1 मोल प्लस 1 मोल = 2 मोल, तो यही बन गया गे-लुसाक लॉ। नो बेटे, ये गे-लुसाक लॉ नहीं है। गे-लुसाक लॉ जैसे कि नीचे है, यहाँ पर फिर 3 + 1 4 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 तो नहीं बना, यहाँ पर बन गया 3:1:2। तो इसलिए ये लॉ है जो ये सिर्फ उसकी रेशियो को दर्शाता है, ये उसका सम वगैरह नहीं करता है, ठीक है।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए आपको ये लॉ हजम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। ये हमारे 5 लॉज हैं बेटे, 5 लॉज। इसके बाद हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन भैया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं डाल्टन भैया की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हाँ जी, तो क्या कहती है ये थ्योरी? इस थ्योरी के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि द होल मैटर, जितना भी यूनिवर्स के अंदर मैटर है, इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible particles called atoms। हाँ जी बेटे, तो इस चीज को समझिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है कि पूरा का पूरा मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब जिससे छोटी कोई और चीज नहीं है, सबसे छोटा इस दुनिया में वही है। एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसका नाम उसने रखा एटम। ठीक है, जिसका नाम उसने क्या रखा? एटम रखा। तो ये बेटा उसके मेन पॉइंट था। सबसे बड़ा पंच जो था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में वो यही था कि होल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसका नाम है एटम। दूसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम या सिमिलर with respect to shape, mass and size। ओके, तो क्या कहता है? कहता है कि कोई भी एटम है, अगर वो सेम एलिमेंट को बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल आयरन का है, आयरन का एटम आप इंडिया से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, कहीं से भी ले लो, उसके एटम्स की जो शेप है, जो मास है और वो साइज है, वो सब कुछ क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा टू ऑल अदर एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये पॉइंट के अंदर ये बेटा मेन चीजें हैं कि ये शेप, मास और साइज की बात की गई है। ओके, इसके बाद नंबर 3 क्या कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। गोल्ड का एटम मैच नहीं करेगा आयरन के एटम से, आयरन का एटम मैच नहीं करेगा कार्बन के एटम से, कार्बन का एटम मैच नहीं करेगा ऑक्सीजन के एटम से। इसलिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू शेप, मास एंड साइज। नेक्स्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। एटम दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है नेचर में, जो एग्जिस्ट करता है इन नेचर, दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन, तो एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है बेटा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसके अलावा एटम आपस में कंबाइन करेंगे। एटम combine with each other to form molecules, ओके, तो ये बेटा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये भी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में ही हमें पता चला। तो एटम के बारे में हमें बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताई डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ने, कि
पूरा का पूरा जो मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू शेप, मास एंड साइज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स, जैसे कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और एटम जब आपस में कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसके हर पॉइंट में एटम की बात की गई है, इसीलिए इसको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।